सुमन अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान सम्मानित विद्वान और प्रखर वक्ता के रूप में आज के हमारे मुख्य मेहमान राव राजेंद्र सिंह जी, आपके हरियाणा सरकार में महिला आयोग के उपाध्यक्ष, आज की अध्यक्षता मीना परमार जी, मंच पर विराजमान सम्मानित मंचासीन, मेरे सामने विराजमान राव रत्ना जी के सरदारगण, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, सभी ने, आप लोगों ने यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी इस पंडाल में, जिस पंडाल में हम एक साथ एक स्थान पर बैठे हैं, इस पंडाल में हमारे महापुरुषों के छायाचित्र लगे हुए हैं और हम इन छायाचित्रों के माध्यम से हमारे इतिहास के इन पूर्वजों को याद करते रहते हैं और इनका इतिहास किस कठिन परिस्थितियों में लिखा गया होगा, ये उस जमाने की गाथाएं हम सिर्फ लिखी हुई हमारी कथाओं में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको उस समय वीरता के समय किस कठिन परिस्थितियों में इन्होंने कठिनाइयां झेली होंगी, शायद हमने किसी ने नहीं देखा हुआ है। लेकिन हमारे वीर, इन गाथाओं की, इन वीरों की हम बात करते हैं, हमारे पूर्वजों की बात करते हैं, हमारे इतिहास की हम बात करते हैं। और एक बच्ची अपनी कविता में गा रही थी कि राजपूत नहीं होते तो इतिहास नहीं होता। इतिहास उन राजपूतों का है जिन राजपूतों ने इस अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए इस मिट्टी के लिए अपने प्राण खो दिए, लेकिन अपने मान सम्मान को कभी आंच नहीं आने दी। लेकिन आज के इस जमाने में हम लोग अगर इस इतिहास के भरोसे पर बैठे रहे, अगर इस इतिहास की गाथाओं को गाते रहे, तो आने वाली हमारी पीढ़ियां कौन से इतिहास को पढ़ेंगी, इस बात पर हमको विचार करने की जरूरत है। के लिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी निभाने के लिए सबसे पहले आप लोगों की ताकत की जरूरत रहती है, आप लोगों के सहयोग की जरूरत रहती है। और उस सहयोग और ताकत की जरूरत जब रहती है, अगर आप मुंह मोड़ लेते हो तो ये बैठे सरकार में नुमाइंदे हमारे लोगों को वहां प्रतिनिधित्व करने के लिए भी रोकने का काम करते हैं। लेकिन हम सब लोग मिलकर इस व्यवस्थाओं के साथ अगर नहीं चलेंगे, तलवार का जमाना था, निश्चित रूप से जब सर कटाने की जरूरत पड़ी तो सर कटा लिया और किसी का काटने की जरूरत पड़ी तो काट दिया। लेकिन क्या अब जमाना आपके इस व्यवस्था में तलवार उठा के सिर काटने से और सिर किसी का कटवाने से, अगर आपकी भागीदारी इस वर्तमान परिदृश्य में अगर हो सकती है तो उठा लीजिए तलवार, बढ़ जाइए आगे। अगर आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ पाओगे साथियों, इस समय बढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, आपकी कलम का इस्तेमाल करिए। आपके इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर गिनाने की जहां जरूरत है, सिर को गिनाकर ताकत को बढ़ाने का काम करिए, नहीं तो फिर हम बहुत पीछे पिछड़ जाएंगे। आज के युवा शक्ति, हम शिक्षा की बात कर रहे थे। एक बच्ची ने, बहुत छोटी सी बच्ची ने एक मर्दानगी पर कविता का, उस कविता का पूरा सार और भाव एक शब्द था और वो था हमारी मर्यादा। और मर्यादा किसमें है, संस्कार किसमें है, संस्कृति किसमें है? वो है तो किसी राजपूत समाज से दुनिया सीखना चाहती है कि आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपकी मर्यादा हमको मिलनी चाहिए। अगर ये मर्यादा नहीं मिलेगी, आपके संस्कार विहीन हो जाएंगे, तो फिर ये संसार पूरा संस्कार नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए आपको उस मर्यादा पर ध्यान करना है कि हमारी मर्यादा कहां और किस स्थान पर खड़ी है। अगर मर्यादा बचा लेंगे तो हम संस्कार और संस्कृति को बचा लेंगे। इस शिक्षा में आप लोग शिक्षित बन सकते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ ही साथ अगर हम शिक्षा की इस प्रवृत्ति में गुलाम बन जाए, हम उस आर्थिक परिवेश में आकर हमारी उस नौकरी के माध्यम से, उस तनख्वाह के माध्यम से हम अपने सुखों को प्राप्त कर लें और हम सामाजिक दर्शक को भूल जाएं कि हमारे को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, अगर कहीं आग लगेगी, चिंगारी उठेगी तो आग भी लगेगी, और आग लगेगी
तो नाश जिस दिन होगा सबका एक साथ होगा। इसलिए भाइयों, घरों में मत बैठो सुख चैन से। सामाजिक भागीदारी में हमारा भागीदारी होनी चाहिए। समाज की कुरीतियां, हमारे रक्षपाल सिंह जी कह रहे थे समाज में कुछ कुरीतियां हैं। ये मुझे लंबा समय हो गया, 15-10 साल तो इस राजनीति में, और हर बार समाज के किसी कार्यक्रम में जाते हैं, हम चर्चा निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस विचारों पर गौर किया? हम इसी मंच से बोलकर जाएंगे और सुबह हम सब लोग वही काम करेंगे जो हम इस मंच पर बोल रहे हैं। हम वो दहेज भी देंगे, दहेज लेंगे भी, मृत्यु भोज भी करेंगे। क्या इसको सामाजिक रूप से एक मंच पर, एक जाजम पर बैठकर भाषण से ज्यादा जरूरत है? आप एक जाजम पर बैठकर हमारी बुराइयों को, हमारे समाज के उत्थान को लेकर चर्चा करेंगे तो ये आगे बढ़ पाएंगे। ये इस मंच से और आपके तालमेल में बीच में थोड़ी सी दूरी है। आप हमको सुन रहे हो, आप सारों की नजर मेरी तरफ है, इस मंच की तरफ है और मेरी आपके तरफ है, लेकिन आपकी किसी एक दूसरे का किसी की शक्ल दिख रही है क्या? दिख रही है आपको कभी किसी को? आपके विचार आदान प्रदान हो रहे हैं क्या? इन सभाओं से आपके विचार आदान प्रदान नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप समय समय पर इन सभाओं के साथ ही साथ सामाजिक चौपाल में बैठकर, एक जाजम पर बैठकर, एक दूसरे से नजर मिलाकर एक चौपाल में बैठकर चर्चा करेंगे तो समाज के उत्थान की बात होगी। इसलिए आपको उस जाजम पर बैठना पड़ेगा। और चौपाल से बेहतर न्याय दुनिया में, चाहे किसी भी अदालत में चले जाइए, न्याय सिर्फ समाज की चौपाल पर जितना बेहतर, सरल और सस्ता और तुरंत मिल जाएगा, ऐसा दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी अदालत में जाके खड़े हो जाइए। इसलिए समाज की छोटी छोटी कोई बात हो, छोटे छोटे मनमुटाव हो, समाज के मोजिज लोगों की बात मानते हुए, समाज की इस दुर्भावनाओं को दूर करते हुए आप इसको निपटाने का प्रयास अपने गांव और चौपाल में करने का प्रयास करिए, जिससे आपका खर्च, आपका समय और आपका मनमुटाव लंबे समय तक नहीं चले। इसलिए समाज आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के साथ हमारी संस्कार और संस्कृति, जिसके बारे में मैं कह भी चुका हूं और फिर कहना चाहता हूं, इस युग में मोबाइल आवश्यकता है, लैपटॉप आवश्यकता है, जमाना है, लेकिन इसकी जरूरत कितनी है, जिसकी आवश्यकता कितनी है, उससे ज्यादा उपयोग खतरनाक होगा। इसलिए इस खतरनाक उपयोग को रोकने के लिए प्रयास करें। नशे की प्रवृत्ति है, हर नौजवान जो आज के युग में खड़ा है बड़े नशों की ओर, प्रवृत्ति की ओर बढ़ा हुआ है। इसको रोकने के लिए शाम को हमारे अभिभावकगण जितने भी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग, बच्चों को शाम को निश्चित रूप से 6 बजे के बाद रात को 9 बजे तक अपने बच्चों की सख्त निगरानी रखें। बच्चा कहां जा रहा है, किसके पास बैठ रहा है, कहां उठ रहा है। अगर ये बात अपने माता पिता को पता नहीं है, अगर ज्ञान नहीं है, आभास नहीं है, तो फिर आप निश्चित रूप से अपने बच्चों के भविष्य को संवारने का काम नहीं करोगे। इसलिए बच्चों को संवारना चाहते हो तो रात के समय में रोजाना निगरानी और ध्यान में रहे बच्चा कहां किस स्थान पर बैठा है। आप कहीं किसी भी संघर्ष में इस राजनीतिक रूप से परिदृश्य में देखें तो ये हर मंच पर इस पर बैठे लोग अलग अलग दल से होंगे। कोई किसी बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को करता है, कोई हजका को करता है, कोई लोकदल को करता है, कोई बसपा को करता है, कोई और किसी दल को करता है। लेकिन ये दल की बात कहां काम लेनी है, ये आपको उस समय सोचना है जिस दिन आप मतदान करते हो। मतदान के दिन ध्यान रखो हमारी कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा है, कौन अपना खड़ा है। इसके अलावा दल का ध्यान मत रखो। दल कुछ नहीं देगा, व्यक्ति सब कुछ देगा। अपने को बना लो, अपनों को खड़ा कर लो तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर अपनों को नहीं खड़ा कर पाए तो फिर पकड़े रहना चाहिए दलों को। दरी बिछाने के अलावा दलों में भैया कुछ नहीं मिलता। आप दरी बिछाते रहना और मौज करते रहना, आपको कोई मना नहीं करेगा। अपना बनाना है तो ताकत लगानी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनों को बनाना पड़ेगा। और अपनों को बनाने के लिए भाइयों दला की जरूरत पड़ी, क्योंकि मैं आपके सामने उस संघर्ष से, उस स्थान से निकल के आया हूं जिस स्थान पे स्वर्गीय बड़े भाई वीरेंद्र नांगली ने किस संघर्ष से, किन परिस्थितियों में हमको खड़ा करा और उन परिस्थितियों को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। और जिस स्थान पर खड़ा हूं
सब लोगों को साथ लेकर आज मैं राजस्थान की विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी से 2 बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंच चुका हूं। लेकिन यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की किसी एक जाति से कोई नेता बनता है। नेता बनने के लिए आपका राजपूत का असली धर्म पहले क्या था? आपने शौर्य को तो याद करा, लेकिन आपने अपनी करुणा को क्यों याद नहीं किया? आपके दया भाव को क्यों याद नहीं किया कि राजपूत करुणा के लिए, दया के लिए अपना सर भी कटाने के लिए तैयार था। इसलिए आपका करुणा का भाव, दया का भाव, जो पीड़ित लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो आप पर आशा और विश्वास रखते हैं, उन लोगों का सहयोग करिए और उन 36 कौम के लोगों को जोड़कर इस लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, आपका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन फिर से करते हुए राव रत्ना जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि इन वीर सपूतों को हम अगर याद करते रहे, इन वीर पूर्वजों को हम याद करते रहे, तो हमको प्रेरणा मिलती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।